नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम ऐसी खबरें आपको दिखाते हैं, बताते हैं और समझाते हैं जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। आपकी आमदनी, आपकी आय, आपका जो खर्च है, आपकी नौकरी, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, न्यूज दैट यू कैन यूज, जो आपके सरोकारों से जुड़ी खबरें हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, खबरों का सिलसिला में शुरू करूं, सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि कल कोरोना के संक्रमण में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। 25,000 नए केसेस आए हैं, 7.5 लाख ये आंकड़ा पार कर गया है। तो हिदायत यही मैं आपको दे सकता हूं कि एहतियात बरतिए। ये संकट काल, संक्रमण काल खत्म नहीं हुआ है। कोई भी दावे आते रहे, कर्व फ्लैटन हो रहा है, काबू में आ गई, ऐसा अभी कुछ नहीं है। आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अनलॉक है, आपको बाहर भी जाना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन कीजिएगा। उससे जुड़ी खबर भी मैं लेने वाला हूं, लेकिन आज की मेरी निगाह में सबसे बड़ी खबर यह है। और सिद्धार्थ, दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर अखबारों में ये खबर नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ली है, लेकिन फ्रंट पेज पे सिर्फ 2-3 लाइनों की आगे खबर ली है। वेजी प्राइसेस इन दिल्ली अप 25 to 50%, यानी कि फल सब्जियों के दाम दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में, और दिल्ली की बात है, दिल्ली देश का दिल है, तो सब जगह बढ़ रहे हैं। तो अंदर जो खबर ली है, वेजिटेबल प्राइसेस इंक्रीज बाय अप टू 50% एट मंडी, सेलिंग एट हायर कॉस्ट इन रिटेल टू एज वेदर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड शॉर्टेज ऑफ लेबर वे इन। यानी कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? एक तो डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, मौसम भी ऐसा है, फसल बर्बाद भी हो रही है, कई जगह ज़बरदस्त बारिश हो रही है और मजदूरों की कमी है। तो आलू थोक में 24 रुपए बिक रहा है, खुदरा में अब 36 रुपए बिकने लगा है। टमाटर 38 रुपए खुदरा, यानी कि होलसेल प्राइस जो है 56 रुपए, थोक में 38 और 56 रुपए खुदरा। भिंडी 24 रुपए थोक बाजार में, और आप खरीदने जाएंगे 43 रुपए। मतलब 50% तक इजाफा है, और अभी इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। आग लगी हुई है फल सब्जियों में। संदीप, अब मुझे लगता है या तो महंगाई मुद्दा नहीं रह गया है, क्योंकि अब हम ये बातें जो है आम आदमी में भी इसकी बहुत ज्यादा गूंज देखते नहीं है। एटलीस्ट मुझे लगता नहीं है कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं, इसीलिए शायद अब लोगों को भी आदत हो गई है और सरकारें भी अब इसकी चिंता नहीं करते हैं। क्योंकि यही वजह है कि अगर इसका एक कारण देखें संदीप, तो एक बहुत बड़ा कारण है डीजल की कीमतें। क्योंकि जिस तरह से डीजल की कीमतें पिछले 2 महीनों में बढ़ी हैं, तो स्वाभाविक है कि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई संदीप। उसके बाद जो पूरा डिस्ट्रप्शन है संदीप, लेबर है नहीं, और है तो कम है। कहीं ना कहीं क्या होता है संदीप, मंडियों में भी सैनिटाइजेशन को लेके बहुत ज्यादा मतलब एक जो है बहुत ज्यादा जोर है उस पर भी। तो संदीप, उसकी वजह से होता क्या है कि 1-2 दिन मंडी बंद हो जाती है, सप्लाई डिसरप्टेड है, साथ में अब बारिश भी आ गई है। और इसके साथ साथ संदीप क्या है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अब जैसे आप अभी टमाटर की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है संदीप टमाटर की जो कीमतें हैं, जो प्राइस अखबारों में है, मुझे लगता है वो सही नहीं है। मुझे लगता है कई कई जगह पे तो संदीप अब प्राइस 80 रुपए है, बिल्कुल और है। कई कई जगह 100 रुपए भी छू चुकी है कुछ हाँ, कुछ जगहों यहां पे। 56 का तो जिक्र किया गया है, 80 रुपए है। आप हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और संदीप बारिश जो है कई कई जगह बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन मतलब एनसीआर में तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जो एरियाज एनसीआर को जहां से सप्लाई आती है, तो वहां पे बारिश का प्रकोप ज्यादा है। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स ने जो अपने रेट्स बढ़ाए हैं, तो उसका वो भी एक रीजन है इन कीमतों में इजाफे की वजह, वो भी है। और साथ ही लेबर की शॉर्टेज है संदीप। और जो मंडियां हैं वहां पे भी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, तो 1-2 दिन हफ्ते में मंडियां बंद भी हो जाती है। तो इसके वजह से सप्लाई सीमित है, डिमांड आजकल ज्यादा है, क्योंकि लोग घरों में हैं ज्यादा, खाने पीने के अलावा मतलब अब बाहर होटल में भी कंजम्पशन तो है नहीं, लोग बाहर नहीं जाते हैं, तो लोग घरों में ही हैं और घरों में ही तरह तरह के व्यंजन ट्राई कर रहे हैं। और फलों और सब्जियों पे ही सब लोग इस समय जो है निर्भर हैं हम लोग। और अब जो जिस बात से मैंने शुरुआत की थी सिद्धार्थ,
उससे जुड़ी अहम खबर देखिए, 7.5 लाख आंकड़ा पार कर गया है संक्रमण का कोरोना के, और कोरोना की अब दवाइयों को लेकर देखिए इस देश में भी तमाशा होता है। मुझे ये कहने में कतई कोई गुरेज नहीं है कि जी हमने वैक्सीन बना दी, आईसीएमआर कहता है हम वैक्सीन लेकर आ जाएंगे 15 अगस्त तक, बाद में कहते हैं रेड टेप काटने के लिए, लाल फीताशाही काटने के लिए ऐसा कहा गया था। एक्सपर्ट्स बोले आप मखौल उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो देश की रिसर्च का। अब क्या है कि ये एक रेमडेसिविर है गोली, इसको लेकर कि भाई ये इलाज है, जबकि ये हॉस्पिटल्स में और स्पेसिफिक केसेस में ही दी जाती है। पर इससे जुड़ी आज लगभग हर अखबार ने इस खबर को कवर किया है। कोविड ड्रग ऑन ब्लैक मार्केट, कंपनीज टोल्ड टू कम क्लीन अबाउट प्राइसेस, रेमडेसिविर मेकर्स टोल्ड टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, सेट अप अ हेल्पलाइन। और इसी में छपी हुई एक और खबर है, ये इकोनॉमिक टाइम्स की, हाइप अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शंस। 5,400 रुपए की ये दवाई है और 5 गुना यानी कि 25-26 हजार रुपए पर भी खरीदी जा रही है ब्लैक मार्केट से। डॉक्टर्स धड़ल्ले से प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई रेमडेसिविर ले आइए, और लोग भागते फिर रहे हैं और उसे खरीद रहे हैं। और देखिए हर अखबार ने इस खबर को कैरी किया है। दिल्ली की बात, रेमडेसिविर शॉर्टेज हिट्स दिल्ली एज रिक्वायरमेंट सॉज। अब लोग घबराते हैं तो खरीदने भागते हैं। ये हाइप, हमें ये डर, ये खौफ का माहौल कम करना होगा। और काला बाजारी ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्राथमिक जिम्मेदारी है। एंड हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि ये काला बाजारी ना हो संकट काल में, संक्रमण काल में। संदीप देखिए, यहाँ पे जो बात आप कह रहे हैं, ये एक मानसिकता ऐसी हो गई है हम लोगों के यहाँ। किसी भी चीज की आप जहाँ सुनेंगे कि इसका इलाज है, तो हम लोग खुद ब खुद भी इलाज करने लगते हैं। हो सकता है मुझे कुछ भी ना हो, अभी कोविड हुआ भी नहीं है या ना मेरे घर में किसी को ऐसा, लेकिन एक हैबिट है हम लोगों की चीजों को स्टोर कर लेने की, एक प्रिकॉशन। और वो भी एक कारण बनता है संदीप, ये जो आर्टिफिशियल प्राइसेस जैकअप होने लगती है। अच्छा, फिर जैसा हम लोग हमेशा कहते आए हैं संदीप, हम लोगों के यहाँ ये टेंडेंसी है, शायद हिंदुस्तानी हम लोग ऐसे इस तरह से हमारी जो सेटअप है वो ये है कि हम प्राइजेस को आर्टिफिशियली जैकअप करने, हो सकता है डिमांड की कोई शॉर्टेज ना हो, ना डिमांड की कोई बहुत ऐसा स्पर्ट ठीक है आया होगा, लेकिन सप्लाई तो है ही, डॉक्टर्स भी ये जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन को लेकर भी डॉक्टर्स भी करने लगते हैं। बहुत सारे नीम हकीम भी घूम रहे हैं ना डॉक्टरों का चोगा पहने हुए। मैं डॉक्टर्स पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं फेक डॉक्टर्स पर, या जो पैसा कमाने के लिए अब वो कहेंगे। देखिए लोकल सर्कल एक सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो कह रहा है कि 15,000 से 60,000 तक, 5,400 रुपए की दवाई 15,000 से 60,000, मैंने 25 का ही आंकड़ा बोला था, 60,000 तक बेची जा रही है दवाई। ये आलम है, लोग घबरा कर खरीद लेते हैं। तो वही जो बात आप कह रहे थे, इसके लिए एक तो देखिए जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये बात का बिल्कुल जो है इसको खुल के सामने रखना चाहिए कि एक तो उनकी तरफ से कोई मैन्युफैक्चरिंग शॉर्टेज नहीं है, वो कितना सप्लाई कर रहे हैं मार्केट्स को, साथ ही होलसेलर्स और रिटेलर्स के लेवल पे। दूसरी बात जो आपने बोली, डॉक्टर्स और कुछ जो हम लोग खुद अपना जो इलाज करने लगते हैं, क्योंकि ये रेमडेसिविर जिसकी आप बात कर रहे हैं संदीप, अब तकरीबन ये फोकलोर हो गया है, मतलब ये सबको पता है, ये घर घर में ये नाम अब सब हर एक की जुबान पर है कि ये शायद कोरोना का इससे इलाज हो जाता है। तो शायद कुछ लोग ना चाहते हुए भी संदीप इसको खरीद रहे हैं। दूसरा संदीप, जो हमारे ड्रग डिपार्टमेंट्स हैं या हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स हैं या सरकारें जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि इसकी जो प्राइजेस हैं कहीं पे भी जो है इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, होर्डिंग ना हो। और इसमें पूरी चेन है संदीप, चाहे वो होलसेलर हो, रिटेलर हो और जो प्रोड्यूसर है, और साथ ही उसका एक क्लोज नेटवर्क विद द गवर्नमेंट कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना मार्केट में आ रहा है। साथ ही ये इस तरह की चीजों को एक बार बार रीअश्योर करने की भी जरूरत है कि इसकी कोई कमी नहीं है और वही लोग खरीदें, और डॉक्टर्स भी उन्हीं को प्रिस्क्राइब करें जिनको इसकी जरूरत हो। बिल्कुल। और अब जो स्वास्थ्य मंत्रालय है ना सिद्धार्थ, 3 कंपनियां हैं जो रेमडेसिविर को बना रही हैं, हेटेरो, सिप्ला और माइलन।
अब इनको कहा है कि आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ सप्लाई हो रहा है, क्या स्टॉक है, उसकी जानकारी दी जाए। ये रेगुलेशन पहले ही हो जानी चाहिए थी। हमारे देश में हर चीज़ें, हम ना जब घटना घट जाती है, नुकसान हो जाता है, पैनिक हो जाता है, उसके बाद हम निर्देश जारी करते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप। आप जो बात कह रहे हैं ये तो मतलब जग जाहिर है, इसमें कोई कोई भी बात आप जो कह रहे हैं मतलब, और वो चाहे किसी भी चीज को देख लें संदीप। अभी बीच में आपको याद होगा जब चाइना से इंपोर्ट रुके, तो जो भी चाइना से इंपोर्ट से रिलेटेड जो गुड्स हैं, आम आदमी जिनको इस्तेमाल करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे वो ऑटो पार्ट हो संदीप, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर हो संदीप, हर चीज की प्राइस मार्केट में आज ज्यादा है, क्योंकि एक अनिश्चितता का माहौल खड़ा हो गया है। और ये अनिश्चितता में, इसमें मैं सरकार को भी जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि संदीप हम लोग नी जर्क रिएक्शन होता है। दूसरा, मैं जो हमेशा ये बात मतलब आपसे बार बार ये कहता हूं कि हम लोगों की एक जो बिल्ट है, सोशल फैब्रिक है, हम लोग भी कोई बहुत मतलब स्वाभिमानी या ईमानदार किस्म के लोग नहीं। जहां मौका लगा हम भी प्रॉफिटेरिंग करने की कोशिश करते हैं। सही बात तो है। उसी का नतीजा है ये जो आप बात कर रहे हैं कि अब ये दवाई भी ऐसे ब्लैक मार्केट हो रही है, बहुत महंगी मिल रही है, 5 गुने दाम पे मिल रही है। तो ये दिस इज नथिंग न्यू टू इंडिया सदीप, ये पूरा सिस्टम का फेलियर है, और ये सिस्टमेटिकली होता भी है। और ऐसा नहीं है मैं ये बोलूं कि ये किसी को पता नहीं है, सबको पता होता है। हाँ, सबको पता होता है। अब एक अच्छी खबर ये है कि कैबिनेट ने, ये दरअसल मई में ही कर दिया था, पर मैं उसके बारे में भी हल्का सा जिक्र करूंगा। कैबिनेट अप्रूव्स एग्री फंड रेंटल स्कीम फॉर माइग्रेंट्स। 1 लाख करोड़ रुपए जो कृषि क्षेत्र में निवेश होने थे, और ये निर्मला सीतारमन ने मई में, मिड मई में इसकी घोषणा कर दी थी। अब वो ठप्पा भी लग गया है, और ये 1 साल में पूरा पैसा नहीं आने वाला है, ये कुछ सालों में, पहले साल के लिए 10,000 रुपये कर दिए गए हैं। लेकिन उससे बड़ी खबर जो है, जो मजदूर हैं और जो हमारी पहले से ही जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन जो चल रहा है, जो आवासीय योजना, आसान भाषा में कहूँ, सरकारें चला रही हैं, उसके तहत अब मजदूरों को शहरों में ही मकान मुहैया कराए जाएंगे। 70,000 गवर्नमेंट फंडेड हाउसेज रेडी टू बी लेट आउट टू माइग्रेंट्स। होम्स आर इन दिल्ली, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। मतलब 32,000 ऐसे मकान महाराष्ट्र में हैं, 30,000 के करीब दिल्ली में हैं, 10,000 तेलंगाना में हैं, 9,000 गुजरात में हैं। ये ऐसे मकान ये बने हुए हैं। अब इनको कम रेंट पर मजदूरों को दिया जाएगा। अच्छा कदम है ये, मजदूरों महफूज भी होंगे, अच्छे मकान भी कम से कम रहने के लिए मिल जाएगा, ये नई झुग्गी झोपड़ियों में वो रहे। नहीं संदीप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम, बिल्कुल बेसिकली ये प्रधानमंत्री आवास योजना की ही एक नीचे एक सब स्कीम है। बिकॉज बहुत सारे संदीप, इसका मुझे एक कारण और भी लगता है कि बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बने थे वो ऑक्युपाइड भी नहीं, हाँ, खाली पड़े हैं तो ये शायद जी, तो इसी वजह से मुझे लगता है ये स्कीम उसी की एक उपज है। और ऐसे समय पे जब कोविड हुआ तो ये भी सामने आया कि लोग जिस तरह से रह रहे थे, एक मतलब बॉम्बे में रहने की जो लोगों की, मजदूरों की स्थिति है वो काफी खराब है। मतलब वो एक चाल में रहते हैं, और मतलब एक डबल स्टोरी जो छोटे छोटे से चाल जिसको वहां बोला जाता है, उसमें 6 लोग 8 लोग रहते हैं। तो अब ये जो योजना है सस्ती दरों पे जो है, सस्ते किराए पे, अर्बन लोकल बॉडीज के थ्रू, और तकरीबन मुझे लगता है अभी 1.25 लाख ऐसे लोगों को इन फैसिलिटीज में जगह मिल पाएगी। और आगे जो सरकार का एम है, जो मैं पढ़ रहा था उसमें यह है, तकरीबन जो पूरी 1.25 लाख मकान और बनाए जाएंगे। 70,000 तो सीधे अवेलेबल हैं आज की तारीख में, जहां मजदूरों को बसाया जा सकता है उनसे कम किराया वसूल के। 3.5 लाख के आसपास तक के लोगों को जो है एकोमोडेट करना है, लेबर को, इसमें कंप्लीट जो प्लान है इसका। और अच्छा, मुझे लगता है काफी पॉजिटिव स्टेप है। और इसके साथ साथ और भी कल बहुत सारे मेजर अनाउंसमेंट्स हुए, जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो भूमि, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए भी एक बहुत बड़ी योजना जो है, 1 लाख करोड़ का जो एक फंड क्रिएट किया है सरकार ने, वो नाबार्ड के थ्रू जो है पैन आउट करेगा। तो उसके तहत भी जो है इस साल अकेले 10,000 करोड़ लोगों को, मतलब रूरल एरियाज में
जो है लेंडिंग की जाएगी, वो उसका फोकस यही होगा कि कैसे जो है स्टोरेज फैसिलिटी इंप्रूव की जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र में या जो हमारे किसान हैं वो ई कॉमर्स में जो है उनको कैसे सुविधा दी जाए, कैसे वो अपने सामान की ग्रेडिंग करा सकते हैं। तो ये सब तीन चार तरह की जो बड़ी चीजें जो जिससे कि रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे, तो उससे जो है सस्ते दरों पे उनको कर्ज दिया जाएगा। तकरीबन 2 करोड़ तक का कर्ज जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो इस तरह से लोगों को दिया जाएगा, सस्ते दरों पे होगा। उसमें तकरीबन 3% की ब्याज पे जो है सरकार जो है उसका 3% जो ब्याज होगी वो सरकार भरेगी। हाँ, साथ ही जो सबवेंशन मिल ईएमआई जाएगी। वगैरह हैं, हाँ, जी संदीप, ईएमआई वगैरह पे भी मॉरेटोरियम होगा। तो ये काफी अच्छी स्कीम है, काफी अच्छा कदम है, क्योंकि इससे होगा ये कि जो अभी इस पूरे कोविड काल या इससे पहले भी जब इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, तो एक चीज जो अभी भी जो काफी मजबूती से हिंदुस्तान में जो खड़ा है जो क्षेत्र, वो है एग्रीकल्चर। और सबसे ज्यादा जो इग्नोर्ड भी मैं कहूंगा या जिसमें जरूरत है काम करने की, वो भी कृषि क्षेत्र ही है। तो मुझे लगता है ऐसे समय पे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रोत्साहन है। और आने वाले समय में मुझे लगता है इसके जो है हमें काफी फायदे भी मिलेंगे। अब मनरेगा से जुड़ी एक बड़ी खबर है, सब अखबारों ने कैरी किया है। मनरेगा डिमांड सॉज, मिनिस्ट्री में सीक मोर फंड्स। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये मैं खबर ले रहा हूं कि मनरेगा के तहत जो रोजगार मिलता है 100 दिन का, अब उसको लेकर मांग लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अब सरकार को और फंड्स देने या उनकी व्यवस्था करने की भी नौबत आ गई है। लेकिन इस खबर से जुड़ी एक और खबर है, अब मैं इन दोनों का समावेश करके आपका विश्लेषण चाहूंगा सिद्धार्थ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, रीडिफाइन अ डेज वर्क फॉर रूरल जॉब स्कीम सेंटर। मतलब केंद्र कह रहा है कि एक दिन का काम, किस चीज को एक दिन का काम माना जाए। और यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि कई जगह है कि भाई 30 फीट का गड्ढा खोद दिया तो एक दिन का काम हो गया, कई जगह कहा जा रहा है 78 से 90 फीट का गड्ढा खोदिए तो एक दिन का काम है। इन दोनों खबरों को मिलाकर थोड़ा समझाइए। मनरेगा में मांग बढ़ रही है, फंड्स की और जरूरत है, पर दिन का काम, कितना काम को काम माना जाएगा, अभी उस परिभाषा को लेकर भी अब मापदंड तय किए जाएंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं केंद्र से। संदीप, ये भी वही बात है जो आप पहले बोल रहे थे ना, कि हम लोग पहले कोई चीज कदम उठा लेते हैं, बाद में उसकी जो है समीक्षा करते हैं। तो हम लोगों ने आज तक, इतने दिन हो गए मनरेगा को लागू हुए इस देश में, हमने यही कोई एक यूनिवर्सल उसका स्टैंडर्ड नहीं है कि क्या एक दिन में हम कितना काम एक व्यक्ति करेगा। या हम उसको स्टेट वाइज भी कर सकते हैं, कहीं पे अलग अलग सॉइल स्ट्रक्चर है, तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से भी उसका निर्धारित, अब तक उसको जो है हम लोगों को निर्धारित कर देना चाहिए था। हालांकि नहीं किया है। तो चलिए, संकट काल में कम से कम, चूंकि मनरेगा ही एक संकट मोचक के रूप में उभरा है, तो और जहां तक ज्यादा पैसे की बात है संदीप, तो ऑलरेडी जो 60,000 करोड़ इस साल के बजट में दिया गया था, उसको बढ़ा के जो है कुछ दिन पहले ये घोषणा हुई थी कि 40,000 करोड़ और उसमें बढ़ा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से मनरेगा का जो उपयोग है हर स्टेट में संदीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात इसमें अग्रणी स्टेट है। लेकिन हो क्या रहा है संदीप कि आप, एक तो वर्कफोर्स बहुत ज्यादा रूरल एरियाज में चली गई, क्योंकि जब अर्बन एरिया से माइग्रेशन हुआ लेबर का, फैक्ट्रियां बंद हुई और लोग डर के मारे, कोविड के डर से भी अपने घरों की तरफ लौट गए। तो इस समय मनरेगा ही एक सहारा है लोगों के लिए। तो एक तो ये बात भी सही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस मनरेगा के तहत इनरोल किया जा रहा है। दूसरा संदीप ये है कि कुछ स्टेट्स में जो है वो 30 फीट गड्ढे को भी हम एक दिन का काम मान लेते हैं, कई जगह वो 100 फीट का गड्ढा खोदता है तभी उसे एक दिन का काम माना जाता है। तो ये जो डेफिनेशन है, इसमें कोई अभी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, और इस बात को लेके भी कोई अभी यूनानिमिटी नहीं कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा। तो इन सब चीजों को की वजह से भी, ये 2-3 कारण, नंबर ऑफ पीपल जो मनरेगा में इनरोल हो रहे हैं वो ज्यादा है, क्योंकि और आप माइग्रेशन ज्यादा हुआ है। दूसरा, कितना काम करना चाहिए, तो कहीं पे थोड़ा ही काम करके आप उसको मान लेते होंगे कि एक दिन का काम हो गया। तो इस वजह से उनका जो नंबर ऑफ मैन डेज हैं वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे तेलंगाना वगैरह में तो शायद मुझे लगता है ऑलरेडी जो पिछले साल उन्होंने मनरेगा के तहत इनरोलमेंट हुआ, तो वो तकरीबन पूरा होने जा रहा है तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में। तो उसके पीछे ये कारण है, और मुझे लगता है ये भी
ये सब चीजें पहले, आज से बहुत सालों पहले तय हो जानी चाहिए थी। मतलब एक कोई रिपोर्ट भी है, मुझे लगता है 2010-11 की, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में किसी ने ये स्टडी की थी और उन्होंने ये बात के ऊपर बहुत जोर दिया था कि साहब इसको एक फिक्स करें, हम एक मापदंड तो बनाएं कि एक दिन एक व्यक्ति कितना काम करेगा, तो उसी के हिसाब से मतलब ये पूरे भी कमाल है, हिंदुस्तान में। 2005 से मनरेगा चल रहा है और अभी तक ये पैमाना तय नहीं है कि एक दिन में कितने काम को काम माना जाएगा, कि जी आपको अब सर। दिहाड़ी मिलेगी। अब 202 रुपये हो गई, पहले 182 रुपये थी। एक और खबर इसकी हम लगातार चर्चा करते रहे हैं, लेकिन अब क्लियर डायरेक्टिव्स आ गए हैं। डिस्प्ले कंट्री ऑफ ओरिजिन बाय अगस्त 1 गवर्नमेंट टू ई कॉम। सरकार ने ई कॉमर्स की ये तमाम कंपनियां जो है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां, इनको बोल दिया भैया 1 अगस्त तक अब ये बताइए कि जो माल आप दे रहे हैं और लेगेसी जो गुड्स हैं वो 1 अक्टूबर, थोड़ा लेगेसी वाला बात भी आप समझाइएगा मुझे। 1 अगस्त तक आपको मोटा मोटा ये बताना है कि जो माल आप बेच रहे हैं वो माल किस देश से आया है। संदीप, ये जो पूरी कश्मकश है ना, देखिए जो ई रिटेलर्स वर्सेस जो शॉप्स हैं, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं या छोटे दुकानदार हैं, जो तो उनका जो ये लड़ाई है, वो मुझे लगता है जो चीन से हमारी इस समय जो बॉर्डर पे जो तनातनी हुई, उससे मैं ये एक बात तो महसूस कर रहा हूँ कि जो ई कॉमर्स की जो ई कॉमर्स की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर इस तरह का दबाव बिल्कुल आया है कि एक तो वो कंट्री ऑफ ओरिजिन बताएं। अब उसमें इशू ये है कि संदीप, कुछ सामान तो पहले बन चुका होगा, तो उस पे वो कैसे अब उसको जो है स्टैम्प करें। हालांकि उन लोगों ने मांगा है, टाइम मांगा है, कल जो मीटिंग हुई थी उन्होंने बोला है कि साहब 2-3 महीने का हमें समय दिया जाए। और कुछ लेगेसी इश्यूज हैं कि कुछ जो प्रोडक्ट बहुत पुराने, मतलब वो पड़े रहते हैं, जरूरी नहीं है कि कल सारा, आज जो सामान बन के आया मेरे पास 2 महीने 3 महीने, वो हो सकता है 6 महीने 8 महीने में भी ना बिके, तो वो लिगेसी इश्यूज भी रहेंगे। तो उसी को लेके कोई समन्वय बैठाने की कोशिश हो रही है। हालांकि जो जो दुकानदार हैं, जो एक्चुअल शॉपकीपर्स हैं, उनकी जो एसोसिएशन है, उनका ये कहना है कि साहब ये सब तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और ये जो ई प्लेटफॉर्म्स है इनको ये सब इतना समय देने की जरूरत नहीं है। तो वो इस समय जो दबाव है वो ई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है, क्योंकि जो एक्चुअल शॉप ओनर्स हैं, जो जो एक्चुअल दुकानें हैं, उन लोगों को भी ई प्लेटफॉर्म्स के इस पूरे बिजनेस से, ऐसा उनका मानना है कि उनके मार्जिन्स घटे हैं, उनकी जो बिक्री है काफी घटी है, तो वो भी किसी ना किसी तरह से चाहते हैं कि इस ई मतलब प्लेटफॉर्म्स को आसान डिस्करेज भाषा किया में जाए। आपने लेगेसी आइटम्स जो समझाया है सिद्धार्थ, नया माल जी कोई भी लेकर आ रहा है बाहर से, तो 1 अगस्त तक नए माल पर आपको दिखाना होगा, बताना होगा कि किस देश से मंगाया है आपने ये सामान। पुराना संदीप, सामान जो आया हुआ है और जो अभी बिक नहीं पाया है, 1 अक्टूबर तक आपको लिखना होगा कि भैया ये मैंने पहले मंगा लिया था, ये इस देश से आया हुआ है। यही हुई ना खबर आसान भाषा हाँ में? नहीं, खबर बिल्कुल यही है, आप जो बात कर रहे हैं अगस्त और अक्टूबर। लेकिन जो ई प्लेटफॉर्म्स के जिन लोगों से मीटिंग हुई कल, जैसे फ्लिपकार्ट था, अमेजन थे, तो उन लोगों ने लेकिन फिर भी इसके लिए समय मांगा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब हम तैयार हैं इसके लिए 1 अगस्त या 1 अक्टूबर। ये डेडलाइंस तो सरकार ने उनके सामने रखी है कि क्या आप इस 1 अगस्त और 1 अक्टूबर से कर सकते हैं। लेकिन लेगेसी इशू वाला मुझे लगता है, मतलब वो इश्यूज ऐसे हैं कि क्योंकि अब वो कहाँ कहाँ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, आप कैसे स्टैम्प करेंगे, मतलब इतना आसान है नहीं जितना बोला जा रहा है। और इस पूरी इशू को भी मेरा मानना यही है कि आप जिस तरह से भी करें, क्योंकि अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी को तो बढ़ेगी, तो क्या हम टेक्नोलॉजी को अल्टीमेटली डिस्करेज करना चाहते हैं, इनकरेज करना चाहते हैं, तो हमारी पॉलिसीज उस तरह से होना चाहिए। ये जो नी जर्क रिएक्शन है ना कि आज चाइना से, क्योंकि मुझे लगता है चाइना से अगर आज बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा तो कल क्या होगा, सारा प्रेशर ईज आउट हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमको एक मतलब होलसम पॉलिसी होनी चाहिए, चाइना से डिस्प्यूट हो या ना हो। और अब हम गाड़ियों की बात करते हैं। जो लोग गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अहम खबर है। आप गाड़ी खरीद रहे हैं, प्लीज़ चेक करिए BS4 नॉर्म्स की वो गाड़ी ना हो, BS6 हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट रिकॉल्स ऑर्डर अलाउइंग सेल ऑफ BS4 व्हीकल्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये फाडा, जो ऑटोमोबाइल डीलर्स की एसोसिएशन है, उनकी गुजारिश पर कहा था कि आप बेच सकते हैं कि जी 7,000 करोड़ का हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, निर्देश का उल्लंघन किया गया
और जो टाइमलाइन दी गई थी उसके बाद भी ये गाड़ियां बेचने की कोशिश की गई हैं। तो ये इंडियन एक्सप्रेस ने भी, इकोनॉमिक टाइम्स ने, आई एम सॉरी, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की मैंने खबर दिखाई थी, अब इकोनॉमिक टाइम्स की, BS4 व्हीकल सोल्ड आफ्टर March 31st won't be registered. Supreme Court asked government to verify sales data by July 23rd. जुलाई 23 तक इसकी जानकारी भी देनी है। तो आपको कोई अगर डीलर की जी बड़ी सस्ती गाड़ी मिल रही है साहब, इसको खरीद लो, BS4 है, बिल्कुल ना खरीदिए। गलत कह रहा हूं सिद्धार्थ? नहीं, बिल्कुल संदीप, ना खरीदे की तो बात ही नहीं आती। मुझे लगता है सब गाड़ियां बिक चुकी होंगी। हाँ। और जिन लोगों ने खरीदा, अब संकट उनके सामने होगा कि उनका क्या होगा संदीप, क्योंकि अब ये पूरा डेटा खंगाला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को अगर रिपोर्ट देनी है तो मुझे लगता है कि अब उन लोगों के सामने एक अनिश्चितता जरूर होगी, क्योंकि अब क्या आगे करेगा क्या सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि हालांकि मुझे लगता है कि कोई पेनल्टी वगैरह लगेगी डीलर्स के ऊपर और उसके बाद जो है राहत मिल जाएगी। नहीं, जस्टिस अरुण मिश्रा क्या कहते हैं जब ये सुनवाई हो रही थी, एंड आई कोट, हाउ व व्हीकल सोल्ड ऑनलाइन एट 30-40% ऑफ, कि ऑनलाइन आप कैसे बेच रहे थे गाड़ियों को 30%, 40% डिस्काउंट देकर, दैट टू आफ्टर March 31st, मार्च 31 के बाद आप कर रहे थे, वहां तक कि हमने आपको डेडलाइन दी थी, वो राहत दी थी। व्हाट इज दिस फ्रॉड, हाउ हैव यू सोल्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन, ये क्या फर्जीवाड़ा है, आप कैसे बेच रहे थे? और आप में से बहुत लोग हो सकता है फंसे हैं। अब ये देखना होगा सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व कैसे करेगा। डीलर्स पर तो पेनल्टी लग जाएगी, पर जिसने गाड़ी खरीद ली उसके पैसे तो गए। नहीं संदीप, मुझे लगता है कि पैसे तो नहीं जाएंगे, मुझे लगता है कुछ राहत आएगी। हालांकि पेनल्टी लगेगी, क्योंकि वो हुआ ये होगा कि देखिए डीलर्स ने भी उसका फायदा उठाया हुआ कि कोविड आ गया है तो कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन और सुप्रीम कोर्ट से हमें मिल जाएगी, तो उन्होंने अपना उसका फायदा उठा के ये गाड़ियां लोगों को बेच दी होंगी। लेकिन मुझे लगता है सही तरीका यही था कि डीलर्स को दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए था और उनको इस बात की गुजारिश करनी चाहिए थी कि अपनी पूरी बात रखते कि साहब कोविड काल आ गया था, हम नहीं बेच पाए, या इतना हमारे पास अभी भी इन्वेंट्री है। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट, और ये इन्वेंट्री कोई बहुत बड़ी नहीं थी और इसमें अब एडिशन तो हो नहीं रहा था संदीप, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से उनको जरूर अनुमति मिल गई होती और उन्हें ये काम ना करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये फेयर ट्रेड प्रैक्टिस है भी नहीं। और उन लोगों को भी जिन लोगों ने ये गाड़ी खरीदी है, कुछ लोग जरूर हो सकता है अंधेरे में खरीदो, कुछ लोगों ने सस्ती देख के भी खरीदी होगी। ऑब्वियसली सस्ता दिख रहा होगा तो मैं खरीद लूंगा। आखिरी, और हम लोग ये सोचते हैं ना कि हम लोग के यहाँ चलता हुआ एटीट्यूड है ना कि नहीं चलो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कोविड आ गया, अभी कोविड के नाम पे सब कुछ रिलैक्सेशन आ जाएगा। लेकिन अब ये शायद सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, अब देखते हैं इसका क्या निकलता है। आखिरी खबर, और ये उन लोगों से जुड़ी खबर है जो खुद या जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं पढ़ने के लिए कि भाई हार्वर्ड जाइए, MIT जाइए। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि वहाँ पर अब ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। ऑनलाइन है तो आपको अमेरिका में रहने की इजाज़त नहीं मिलेगी। वहाँ की ट्रंप सरकार ने ये आदेश पारित कर दिया है, तो छात्रों को वापस आना पड़ेगा। अब भारत ने इस पर ऐतराज़ दर्ज किया था, भारत के ऐतराज़ को गंभीरता से लेने का वादा किया ट्रंप सरकार ने। लेकिन इस बीच आज की बड़ी खबर क्या है, हार्वर्ड MIT मूव कोर्ट अगेंस्ट न्यू US वीज़ा रेगुलेशन। वो कोर्ट पहुंच गए हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसे फ्रंट पेज पर छापा है। हार्वर्ड MIT चैलेंज US डिसीजन ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो मतलब अब यूनिवर्सिटी कम से कम छात्रों के हक में लड़ रही है, जो दरअसल अब पसोपेश में है। आप ट्यूशन फीस भी आपको देनी पड़ रही है, क्लासेस ऑनलाइन है, आपको वापस अपने देश आना पड़ेगा। तो बड़ी दिक्कत में है अभिभावक भी और छात्र भी। नहीं संदीप, तो ये पता नहीं, मुझे लगता है कि ये कोविड की वजह से ये सब आया था रेगुलेशन, इसका मुझे अंदेशा है। मतलब और ऑनलाइन क्लासेस परमानेंट तो नहीं होंगी, क्योंकि वो स्टूडेंट्स वहां गए थे तो गए होंगे फिजिकल क्लासेस के लिए ही, और चूंकि कोविड हुआ तो उसके वजह से आई थिंक एज अ प्रिकॉशनरी मेजर इन इंस्टीट्यूट्स ने क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया था। और ये तो सब्जेक्टिव मतलब है कि अगर कोविड का डर या संकट कम होगा तो ऑब्वियसली ये क्लासेस फिजिकल क्लासेस में टर्न बैक कर जाएंगी। तो शायद यही रीजन होगा, और ये इन इंस्टीट्यूट्स की साख के ऊपर भी जो है ना एक क्वेश्चन मार्क लगेगा अगर ऐसा होता है।
क्योंकि फिर कौन जाना चाहेगा अगर इतनी अनिश्चितता रहेगी, कौन यूएस में पढ़ाई करने के लिए। और ये सब हायर एजुकेशन है, ये कोई नॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं हार्वर्ड या एमआईटी। तो और उनमें कुछ दिन के लिए ठीक है आप ऑनलाइन क्लासेस कर लेंगे, लेकिन ऑनलाइन के दौरान भी हो सकता है कि इंडिविजुअल इंटरेक्शंस हो टीचर्स के साथ। तो ये डिटेलिंग इतनी जो है ना पब्लिक नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया हम लोग, लेकिन कभी कभी कोई ना कोई काम हमको अकेले किसी से मिलने जाना, आज भी सब कुछ ऑनलाइन है, हम लोग भी अपना काफी काम ऑनलाइन कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम वो जो है कभी कभी फिजिकल इंटरेक्शन भी करते ही हैं लोगों से, लेकिन उतना स्पेसिफिकेशन उतना डिटेल में नहीं आता है। तो शायद इसीलिए ये इंस्टीट्यूट्स भी जो है उन्होंने कोर्ट अप्रोच किया होगा, क्योंकि उनका भी कोई एक डेफिनेटिव टाइम पीरियड नहीं होगा। उन्होंने 1-2 महीने 3 महीने के लिए किया होगा ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन जैसे ही कोरोना का जो संकट का जो उसका जो फियर है वो अगर घटेगा तो फिर क्लासेस नॉर्मल क्लासेस शुरू हो नहीं, जाएंगी। लाखों रुपए की फीस है जो भारतीय छात्र वहां जाते हैं, वो खुद और उनके माँ बाप भी काफी परेशानी में है। अब देखते हैं ये कैसे रिजॉल्व होता है। सिद्धार्थ सिंह, आज की खबरों को आसान सरल भाषा में दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।